इस टॉपिक का नाम क्या है? सर्कमस्टांशियल एविडेंस टॉपिक। देखिए, बहुत से केस होते हैं, ब्लाइंड मर्डर केस होते हैं, जिनके अंदर कोई घटना को देखने वाला नहीं होता, और वही केस जो है पुलिस के लिए चैलेंज होते हैं। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन करता है वो आईओ बढ़िया आईओ कहलाता है। एक परफेक्ट आईओ वही आईओ होता है जो ऐसे ब्लाइंड केसों को खोले, उनको जिंदा करे, उनकी एविडेंस लाए और जो कोर्ट में सजा के काबिल बने। तो ये जो सेक्शंस है ऐसे ही सर्कमस्टांशियल एविडेंस के केसेस के लिए डील करता है, जिसका हमारा नाम है सेक्शन नंबर 6, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बड़ा क्लियर करने वाला सेक्शन क्या कहता है, ये जरा देखें। एनी फैक्ट इज रेलेवेंट विच शोज और कंस्टिट्यूट ए मोटिव। देखिए, मोटिव इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और प्रिपरेशन ऑफ एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलेवेंट फैक्ट। ऐसी कोई केस, ऐसा कोई एनी फैक्ट रेलेवेंट विच शोज कंस्टिट्यूट ए मोटिव ऑफ, जो मोटिव के तरफ इशारा करता हो या तैयारी, पूर्व या पश्चात के आचरण, ऐसे न्यायालय के लिए सर्कमस्टांशियल केसों में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कंडक्ट से यहां सब्सिक्वेंट कंडक्ट, यहां आचरण से है, आचरण में कथन नहीं आते जब तक कि वे कथन उन कथनों से भिन्न कार्य के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। कथन उनको स्पष्ट करने वाले। सर्कमस्टांशियल एविडेंस में इंपॉर्टेंट होता है कि वहां पुलिस घटना का मोटिव सिद्ध करे। जहां डायरेक्ट एविडेंस होती है, डायरेक्ट एविडेंस और सर्कमस्टांशियल, दो प्रकार की एविडेंस होती हैं। जहां कोई आदमी कहता है कि इस आदमी ने उसका कत्ल किया, ये है डायरेक्ट एविडेंस का केस। जहां सिर्फ लाश मिलती है और ये नहीं मिलता कि कत्ल किसने किया है, ये केस को सिद्ध करना सर्कमस्टांशियल केस होता है। या तो ये इन केसेस में मुलजिम पकड़ा नहीं जाता, पुलिस अपनी एविडेंस बंद करके बैठ जाती है घर पर। लेकिन जो अच्छे पुलिस ऑफिशियल्स होते हैं, जिन पुलिस ऑफिशियल्स के बारे में हम ये कह सकते हैं जो कि मेहनत करने वाले होते हैं और ढूंढ के पाताल से भी मुलजिम को लाने वाले होते हैं, वो सेक्शन इसका यूज करते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक सिर्फ उन्हीं को समर्पित है जो इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। यहां मेरा बताने का मतलब है कोई भी तथ्य जो किसी विवाद फैक्ट इन इशू या घटना का हेतु, तैयारी दर्शित या गठित करता है, सुसंगत है। जो कोई भी घटना के बारे में मोटिव को क्लियर करे या पूर्व के कंडक्ट को या बाद के कंडक्ट को दिखाए, ऐसे फैक्ट्स, वो इस सेक्शंस में रिलेटेड हैं, क्लोजली रिलेटेड कनेक्टेड फैक्ट्स का जो चैप्टर चल रहा है ये, इसमें अभी जो मैं आपको 25, 30, 50 सेक्शन तक मैं आपको यही बताऊंगा कि कौन कौन सी एविडेंस पुलिस को कलेक्ट करनी चाहिए। और बकवास कलेक्ट करना हमारा काम नहीं है। इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि अच्छी एविडेंस फाइल पे लाना। तो एक किस्सा सुनाता हूं आपको, आपको इससे ये केस पता लगेगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात का आचरण कैसा रिलेवेंट है। ऑस्ट्रेलिया से एक फ्लाइट आई रात के 12 बजे। उसमें से बहुत सारे पैसेंजर उतरे और अपने अपने डेस्टिनेशन को चले गए। एक आदमी सुबह सुबह अपने को हल्का करने के लिए, या कह सकते हैं कि लेटरिन करने के लिए, जंगल में गया। ये बात है कम से कम 2000 के आसपास की होगी, सन 2000 के आसपास की हो या आगे पीछे की हो सकती है। वहां उसने एक
विदेशी महिला की लाश देखी। वो उस लाश के पास गया, 2002 की भी हो सकती है, 4 की भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलियन लेडी मर्डर केस के नाम से अगर नेट पे भी डालेंगे, तो ये आपको शायद निकल भी आए, ऑस्ट्रेलियन लेडी मर्डर केस। वो साहब वहाँ पहुँचे तो उन्होंने देखा लाश देखी। उसने पुलिस को सूचित किया, पुलिस वहाँ पहुँची। तो वहाँ पर पुलिस ने जाकर देखा कि वहाँ डेड बॉडी पड़ी है, कुछ पानी की, एक आध पानी की बोतल है, कुछ सामान है इधर-उधर बिखरे पड़े हैं, किनले की बोतल है, वो आस-पास बिखरी पड़ी है। अब ये तो सिद्ध हो गया, ये तो पता लग गया कि ये कोई विदेशी महिला है और हवाई जहाज से आई होगी। हवाई जहाज से आई होगी। तो ले जाके उसकी बॉडी उठाई गई, वो सामान जो थे वहाँ से वो बड़े केयर करके उठाए गए और उनके ऊपर जो फिंगरप्रिंट थे, वो फिंगरप्रिंट भी उनसे बोतल वगैरह पानी की जो पड़ी थी, उनसे फिंगरप्रिंट वगैरह भी उठाए गए। तो वहाँ से जो घटनास्थल पे थे उसकी फोटोग्राफी कराई गई घटनास्थल की। वो सारी चीज़ें जो है, पानी की बोतलें थी, बैग थे, जो घटनास्थल से थोड़ा दूर पड़े थे, उनकी फोटोग्राफी करा के ले ली गई। उसकी आँख में चोट के निशान थे, वो मर चुकी थी महिला। जहाँ तक मुझे याद आता है कि वो इंडिया में भगवान शिव की भक्ति के लिए अ, एक संस्था है, राजयोग या किस तरीके से करके, माउंट आबू में उसका ऑफिस है। सहज सहज राजयोग के नाम से संस्था है, जिसमें लेडीज सफेद से कपड़े पहन के रहती हैं। अधिकतर नाम नहीं आता, सिस्टर्स और ब्रदर्स बोलते हैं वो। दिमाग से उतरा हुआ है, लेकिन उस संस्था से जुड़ी हुई थी वो। तो इंडिया उसी संबंध में आई थी। तो उनका मर्डर हो गया, तो उनकी जब लाश को ले जाया गया, तो उसमें पुष्टि हुई। तो पोस्टमार्टम पूरा किया गया। पोस्टमार्टम करने में उनकी जो वेजाइना के अंदर वेजाइनल स्वैब होता है, वो कब्जे में लिया, उसकी स्लाइड्स बनवाई गई, तो पुष्टि हुई कि इनके साथ बलात्कार भी हुआ करने के बाद। उन लेडीज की उम्र कोई 58, 59, 60 रही होगी। तो पढ़ने के बाद में पुलिस ने क्या किया, इसको शायद मुझे जहाँ तक याद है गिरधारी लाल मीणा उस समय इंस्पेक्टर रहे होंगे आईजीआई एयरपोर्ट पे, उन्होंने इसको इन्वेस्टिगेट किया था। देखिए मीना साहब ने कितना अच्छा इन्वेस्टिगेशन किया, आज भी मुझे याद आता है 10-20 साल बाद की बात। 10 साल हो, 15 साल हो गए इसको इतने ही। नेट पर पता लग जाएगा, देखेंगे तो आप। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले ये देखा, चेक करा कि कौन-कौन आदमी एयरपोर्ट से प्रीपेड टैक्सी से गया था। टैक्सी चेक करी तो प्रीपेड टैक्सी से जो आदमी गए थे, उनमें से अधिकतर आदमी या जो भी आदमी उस फ्लाइट से उतरे थे, सब डेस्टिनेशन पर पहुंच गए थे कि एक ये ऑस्ट्रेलियन लेडी यही नहीं गई थी। बाकी जितनी भी प्रीपेड टैक्सी थी, सबका रिकॉर्ड मिल गया। प्रीपेड टैक्सी स्टैंड है आईजी एयरपोर्ट पर, बाकी सारी का रिकॉर्ड मिल गया, केवल एक टैक्सी का रिकॉर्ड नहीं मिला। और उस दिन जब उसे देखा गया तो उस टैक्सी का ड्राइवर उस दिन आया भी नहीं था। पुलिस ने वेट किया, मालूम किया कि वो कहाँ रहता है, देखा, टैक्सी के मालिक को पकड़ा। मालिक ने बताया कि ये हमारा ड्राइवर तो जो है फलानी-फलानी जगह रहता है। ड्राइवर को ख़ैर उन्होंने पकड़ लिया, कहाँ से पकड़ा ये तो उन्हें जाने, खुदा जाने। मैं तो वही फैक्ट्स बताता हूँ जो मेरी इस समय मेमोरी में, हो सकते हैं कम बढ़ती हो गए हों थोड़े-से। क्योंकि मेरा उद्देश्य तो आपको ये सेक्शन 6 समझाने का है, द केस ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसमें उस समय सजाए मौत का हुक्म हुआ था, वो सज़ा मैं समझाना। तो उस ऑस्ट्रेलियन लेडी का वो जो मैटर था, उन्होंने उसको पकड़ा, उससे पूछा
उसने बताया कि जी मैं अपने एक साथी है, इसके साथ मिलकर मैंने इसका कत्ल किया है। तो जो प्रीपेड की जो रसीद थी, क्योंकि वो रसीद प्रीपेड की जो रसीद होती है तो वो उसके पास ही रह जाती है। तो उस औरत के पास कोई दी जाती होगी, जैसा भी है। तो रसीद मिली उससे ही, मुलजिम से। मुलजिम के पास से वो रसीद मिली प्रीपेड की टैक्सी। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि जी मैंने ऐसे-ऐसे करके फलाना-फलाने व्यक्ति को से मिल के मारा है इसे। तो उन्होंने पूछा कि भई ये बता के वो व्यक्ति कहाँ रहता है? उसे पकड़ा। तो उन्होंने उससे और पूछा भई ये बता तो सामान जो इसका वो है लेकिन पासपोर्ट वगैरह मैंने अपने दूसरे साथी को दे दिया था। पासपोर्ट वगैरह मैंने सारा का सारा और दे दिया था। लेकिन इस व्यक्ति से जो पहले सबसे पहले पकड़ा गया, इससे कुछ डॉलर्स वगैरह, ऑस्ट्रेलिया के डॉलर्स, ट्रैवलिंग चेक वगैरह बरामद हुए, जो उस औरत के नाम से थे। इससे कोई लेना-देना नहीं था। तो वो कब्जे में ले लिए गए। लेने के बाद इसे फिर ले गए, तो उस व्यक्ति को साथी को पकड़ा, तो साथी से पूछा बताओ ये पासपोर्ट कहाँ है उसका लेडी का? उससे भी कुछ इस तरीके से ट्रैवलर चेक और इस तरीके के सबूत जो उससे रिलेटेड थे, लेडी से, वो इस तरीके की चीज़ें, पासपोर्ट। तो उसने बताया जी पासपोर्ट मैंने नाले में फेंक दिया। तो नाले में किसी को बुला के सफाई कराई गई और नाले में से वो पासपोर्ट लैट्रिन, गंदगी और बदबू से सड़ा हुआ उस नाले से निकाला गया। वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करा के उनको कब्जे में लिया गया। फिर इन दोनों मुल्जिमों को मेडिकल भेजा गया और इनका मेडिकल कराया गया और इनका सीमेन लिया गया। इनका सीमेन, इनका वीर्य लिया गया और वीर्य को, और जो लेडी के जो सील बनी थी, सील स्लाइड बनी थी, जिसमें उसका पेशाब करने वाले स्थान का, उसके अंदर वेजाइनल स्वैब बोलते हैं, वो वगैरह था। तो वो वगैरह सब भेज के कोर्ट में भेज दिया और ट्रायल स्टार्ट हो गया इनका सबका। तो ये सारी की सारी एविडेंस उन्होंने इकट्ठी करी। ट्रायल तक वो रिपोर्ट नहीं आई थी, लेकिन चार्जशीट के बाद में वो रिपोर्ट आई तो उसमें ये आया कि उसकी जो वेजाइना में से जो वीर्य मिला था, वो इसी ब्लड ग्रुप के आदमी का मिला था जो कि ड्राइवरों का ब्लड ग्रुप था, उन दोनों ड्राइवरों का। तो देखिए इसके अंदर ये केस पूरा का पूरा सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस था, जिसके अंदर पूरी की पूरी प्रीपेड टैक्सी की स्लिप, देखिए इसमें आईओ ने क्या क्या कलेक्ट किया। प्रीपेड टैक्सी की स्लिप कलेक्ट करी, प्रीपेड टैक्सी वालों का बयान रिकॉर्ड किया 161 में, 161 सीआरपीसी में प्रीपेड टैक्सी वालों का, कि जी हमने इस लेडी को प्रीपेड टैक्सी में इसको इसकी फोटो दिखाकर कि इस लेडी, इसका नाम ये है, नाम नहीं बताऊंगा, लेडी का नाम नहीं बताना उचित समझता, उस लेडी का को भेजा था। ऑस्ट्रेलिया की लेडी थी और ये पता लगा कौन कौन पैसेंजर पहुंच गए, कौन नहीं पहुंचे। और उसके बाद में इसको ड्राइवर को पकड़ा, उसने पकड़े जाने के बाद उसने ट्रेवलर चेक वगैरह उससे बरामद किए और घटना के बाद कुछ दिन तक वो नहीं आया, तो उसका बाद का कंडक्ट, एक दो दिन वो नहीं आया टैक्सी स्टैंड पर, क्योंकि माल आ गया था, पैसे आ गए थे, लूट के तो माल उड़ाने थे भाई। तो उसके बाद का कंडक्ट घटना वाले दिन आया, उसके बाद नहीं आया। ये इसका आफ्टर कंडक्ट जो इसमें दिया है कि उसका पश्चातवर्ती और पूर्ववर्ती आकलन और उसकी तैयारी। दूसरे ये कि इन्होंने क्या किया था कि उस औरत की पहचान ना हो सके, उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर डाल के उसका कत्ल कर दिया था। बलात्कार किया, बलात्कार करने के बाद उसकी आंख में स्क्रू ड्राइवर डाल के उसका कत्ल कर दिया था। तो वो स्क्रू ड्राइवर बरामद किया गया, उस स्क्रू ड्राइवर पर से खून के निशान थे वो बरामद किए गए और उसका खून मिला। और इनका जो वीर्य था, शायद मुझे याद है, इनका ए और ए बी ग्रुप का सीमेन था, ब्लड इनका लिया गया था। तो वही ग्रुप का सीमेन जो है उस लेडी के वेजाइना में से पाया गया था। कॉल रिकॉर्ड लिए गए, इनके इनके जो कोई कॉल हो अगर हम रिकॉर्ड लिए गए, ये सारी की सारी चीजें लेकर एविडेंस मिस्टर गिरधारी लाल मीना, जो उस समय इंस्पेक्टर होंगे, शायद इंस्पेक्टर ही थे, मुझे याद नहीं आता,
बाद में उनकी मेरी मुलाकात एक दिन पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में हुई, तब मैंने उन्हें पहचाना, मुझे याद आया कि मैंने कहा ये तो बहुत बढ़िया आदमी है। तो देखिए इस तरीके के एविडेंस कौन आदमी इकट्ठी कर सकता है, जिसको इस सेक्शन का सेक्शन 6 का ज्ञान हो। अगर आपको सेक्शन 6 का ज्ञान नहीं है तो आप इसे एविडेंस को कलेक्ट नहीं कर सकते। एक अच्छे पुलिस ऑफिशियल के लिए चाहिए कि इस तरीके के उसको समझे। अगर ऐसे ब्लाइंड उसके केसेस हैं, अर्थात ये केस है सर्कमस्टांस के, तो इस केस में सजाए मौत की सजा हुई पटियाला हाउस कोर्ट से। जहां तक मुझे याद आ रहा है क्या विनोद कुमार एक जज साहब रहे, उन्होंने सजा दी है, और शायद विकास आहूजा इसमें मुलजिमों की तरफ से वकील रहे। और ये ऑस्ट्रेलियन लेडी मर्डर के केस के नाम से मशहूर हुआ। इस केस में सजाए मौत हुई इन दोनों मुलजिमों को। दोनों को मौत की सजा होने के बाद में हाई कोर्ट में फिर ये मुकदमा गया। उच्च न्यायालय ने यह कहा कि एक्चुअली क्या होता है, जब सजाए मौत दी जाती है तो उसके अंदर ये जरूरी होता है कि उसका रेफरेंस बना के हाई कोर्ट को कंफर्मेशन के लिए भेजी जाए। तो इसमें कंफर्मेशन के लिए ऊपर गई, तो ऊपर जाने पर इसके अंदर जो है कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये ठीक है, ये सारी परिस्थितियां इनके खिलाफ है, मुलजिमों के खिलाफ है, लेकिन इनको सजाए मौत न देके इनको लाइफ इंप्रिजनमेंट दिया जाता है। कारण यह है कि क्योंकि सर्कमस्टांशियल एविडेंस का केस है, सिद्ध भी है, लेकिन डेथ पेनल्टी उनकी देखते हुए एज की मैच्योरिटी नहीं थी इतनी ज्यादा, 20-21 साल के बच्चे थे, वो लड़के थे, तो मैच्योरिटी नहीं थी। इस वजह से ये सारे फैक्ट हम कंसिडर करने के बाद में उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सलाह हुई। इसमें सरकारी वकील साहब का आर्गुमेंट ये था अतिथि देवो भव, और उन्होंने इसी सेंटेंस पे इस केस में फांसी की सजा हुई। उन्होंने कहा था कि हमारे देश में जो अतिथि आता है उसकी रक्षा करना, उसकी रेस्पेक्ट करना हमारा कर्तव्य। और एक ड्राइवर जो कि कस्टोडियन ऑफ पैसेंजर होता है, कस्टोडियन ऑफ पैसेंजर होता है, वही जब पैसेंजर को मार देगा तो फिर विश्वास खत्म हो जाएगा, हमारे इंडिया से व्यापार खत्म हो जाएगा, हमारे लोगों में आना लोग बंद कर देंगे, लोग हम पे विश्वास करना बंद कर देंगे हमारे इंडिया में। तो अतिथि देवो भव के साथ जो इन्होंने किया है, ऐसे में इनको सजाए मौत से अलावा कम ना दी जाए। और दूसरे ये कि ये कस्टोडियन ऑफ ए लेडी थे, पैसेंजर थे, और इन्होंने एक महिला का कत्ल किया और जो कि एज कम उम्र की थी, उसके साथ बलात्कार किया और उसकी विभत्स हत्या कर दी अपराध को छुपाने के लिए। तो इनका मोटिव, इंटेंशंस, ये सब इंपॉर्टेंट है। इसको ग्रेविटी है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में आता है। कोर्ट ने ये माना और उनको फांसी की सजा दी। लेकिन बाद में हाई कोर्ट देखो सर्वोच्च होती है, उसकी तो बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन लेकिन वो फांसी की जगह आजीवन कारावास रही। तो लेकिन शायद वो कंफर्म, ऊपर से भी कंफर्म हुई, वो कटी खराब नहीं, खत्म नहीं हुई वो सजा आज तक। आप इसे चाहें तो नेट पे से ऑस्ट्रेलियन लेडी मर्डर केस के नाम से अगर गूगल पर सर्च करेंगे आईजीआई एयरपोर्ट, तो आपको गूगल पर ये मिलेगा। तो ये मैं इस केस में मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं कि इसमें आचरण उनका कैसा था, उनका मोटिव कैसा था और उनकी प्रिपरेशन क्या थी। तो ये सेक्शन 6 सर्कमस्टांशियल एविडेंस को बताता है। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस में किसी का मोटिव, प्रिपरेशन और प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एक अच्छे पुलिस ऑफिशियल का कार्य है कि इस सारी चीजों को फाइल पर लाए। फाइल पे लाने का तरीका बताने की जरूरत नहीं है कि
पहले तो 161 में बयान होते थे, अब 180 के फर्स्ट पार्ट 2 या 3 में सीआरपीसी में बयान होते हैं। तो उनके तहत वो बयान लिख के, सबूत इकट्ठा करके, जहाँ से जो है एफएसएल एक्सपर्ट, इन सबको साथ लगा के इस तरीके की एविडेंस कलेक्ट करें। तो ये आज हमारा जो टॉपिक था, जो सेक्शन 6 था, और हाँ, सेक्शन 6 था जो मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सिक्वेंट कंडक्ट के विषय में था। और स्पेशली कहूँ तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए सेक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, और ये इंसिडेंट जो मैंने घटना बताई, ये इसलिए बताने का उद्देश्य है, अगर कोई पुलिस ऑफिसर देख रहा है तो ऐसे ब्लाइंड केसों को कैसे सिद्ध किया जा सकता है। पुलिस की कर्तव्य है। मैं तो अप्रिशिएट करूंगा मिस्टर गिरधारी लाल मीना, जीएल मीना साहब नाम उनका, आप तो रिटायर हो गए होंगे वो, कि कितना बढ़िया कार्य उन्होंने किया। एक ऐसा केस जो बिल्कुल ब्लाइंड था, जिसकी कोई सबूत नहीं, कोई एविडेंस नहीं। हाँ, ये और भूल गया मैं, इसमें वो जो पानी की बोतल बरामद हुई थी, उसमें से उन मुलजिमों के फिंगरप्रिंट भी मिले। और एक बात और मेरे दिमाग से उतर गई कि जो जो कार थी, उसका एक बाल भी लेडी का शायद उसको कार में से मिला, जो डीएनए के तो रूप में यूज हुआ डीएनए के रिकॉर्ड में। उस कार से भी वो बाल वगैरह मिला, जो क्योंकि बाल वगैरह से भी सब डीएनए निकल जाता है। तो ये सारी की सारी एविडेंस किस तरीके से कलेक्ट की, कितनी बारीक इन्वेस्टिगेशन किया। मैं कहता हूँ हमारे भारत की कितनी अच्छी छवि जाती है। देखो, इन्होंने जो दुष्टों ने दुष्टांत कार्य किया, वो तो बुरा था, और उससे भी बुरा होता कि यदि हम उस लेडी को मारने वालों को ना पकड़ते और सजा ना देते। इससे तो और टैक्सी वालों में ये असर पड़ा कि इस तरीके की घटना नहीं करनी चाहिए, और दूसरे हमारे देश की छवि पता लगी कि हमारे यहाँ न्यायपालिका का क्या जबरदस्त सिस्टम है, और क्या हमारे पुलिस ऑफिसर क्या बढ़िया इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो इसी के साथ इस टॉपिक को, और टॉपिक में है नहीं कुछ बैलेंस इसमें जो बताया जा सके, क्योंकि हर सेक्शन अपनी अपनी गरिमा रखता है। अगर मैं इस सेक्शन को अभी दूसरा सेक्शन छोड़ दूंगा तो मिनट रह गए 7। अब मेरा सेक्शन है 9, तो फिर वो 9 भी नहीं पूरा हो पाएगा और न ये पूरा हो जाएगा। तो मेरा जो सेक्शन है, नहीं 6 था ये, शायद मेरा अब टॉपिक 7वां रहेगा हमारा। तो ना 7वां पूरा हो जाएगा, ना पूरा हो पाएगा। तो इसलिए आज को इस टॉपिक को यहीं खत्म करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। अपने दोस्तों को इस वीडियो को बताएं, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं, जिनको इससे फायदा हो सकता है, जो इस बातों को समझना चाहते हैं कि ये हमारा जो उद्देश्य है सिर्फ यही है कि हमारे यहाँ इंडिया में इन्वेस्टिगेशन में रिफॉर्म आए। नमस्कार। शेयर करें वीडियो को, आपस में एक दूसरे को दें, उन स्टूडेंट्स को दें या उन नए बच्चों को दें जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जिनका उद्देश्य को सीखना है। नमस्कार।